पुरुष के भेद अपन ने कल की क्लास में देख लिए थे। पुरुष मुख्य रूप से आत्मा को भी बोला गया है और शरीर को भी बोला गया है। जो आत्मा है उसको शुद्ध पुरुष बोला गया है, चेतना है उसको शुद्ध पुरुष बोला गया है। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं कर सकते और न ही इसमें किसी प्रकार की बीमारी होती है। अब आत्मा को और मन को, चेतना के 3 प्रकार होते हैं। एक सत्व, जो यहाँ जो पुरुष है ये केवल सत्व सात्विक आत्मा के बारे में बात की जा रही है। दूसरा है आपका कर्म पुरुष। ये जो कर्म पुरुष है इसका दूसरा नाम है षड धात्वात्मक पुरुष। और एक तीसरा नाम है इसका चिकित्सकीय पुरुष। यानी इसमें बीमारियां होने की गुंजाइश रहती है क्योंकि ये शारीरिक पुरुष है, तो शारीरिक शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं, तो इसीलिए इसको चिकित्सकीय पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। ये कई सारी धातुओं से मिलकर बना होता है, कई सारी धातुओं से मिलकर बना होता है और शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। इसीलिए इस कर्म पुरुष को शारीरिक पुरुष, धात्वात्मक पुरुष, चिकित्सकीय पुरुष और शारीरिक पुरुष कहा गया है। अब इस कर्म पुरुष के अलग अलग वापस धातु के हिसाब से इस कर्म पुरुष के अलग ये जो पुरुष है सेकंड वाला धात्विक पुरुष, इसके अलग अलग प्रकार है। जो शुद्ध पुरुष है केवल ये है, यहां तक अपन ने कल देख लिया था। आज अपन चलते हैं धात्वात्मक पुरुष या फिर धातु पुरुष से, धातु भेद से पुरुष का संगठन। ये संख्या के आधार पर धात्वात्मक पुरुष होता है, जिसमें एक धातु आपके एक पुरुष के लिए बोला गया है, द्विधातु, त्रिधातु, पंचधातु, यहां तक अपने कल हो गया था। एक धात्वात्मक पुरुष से आज वापस से देख लेते हैं कि एक धात्वात्मक पुरुष क्या होता है। तो एक धात्वात्मक पुरुष एक तरह से चिकित्सकीय पुरुष का ही नाम है, जिसमें केवल एक धातु उपस्थित होती है। और एक धातु क्या है, जो आपका चेतना है, जो आपकी आत्मा है, इस आत्मा से युक्त पुरुष को एक धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। परिभाषा है इसकी, शुद्ध पुरुष का संगठन केवल एक धातु के रूप में होता है और जो एक धातु से मिलकर बना है उस पुरुष को बोलते हैं अपन एक धात्वात्मक पुरुष। क्योंकि ये शुद्ध होता है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट, बीमारी नहीं होती है, तो इसको अचिकित्सकीय पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। आगे आते हैं अपन द्विधात्वात्मक पुरुष है। तो क्षेत्रज्ञ भेद से द्विधात्वात्मक पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। द्विधात्वात्मक का मतलब ऐसा पुरुष है जिसका निर्माण जो है 2 धातुओं से हुआ हो। 2 धातु से जिस पुरुष का निर्माण हुआ है उसको द्विधात्वात्मक पुरुष कहा गया है। अब ये वापस से अलग अलग 2 प्रकार की धातुएं होती है। एक धातु है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मैंने बताया था, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये शरीर, इसको क्षेत्र धातु एक धातु माना गया है। और क्षेत्रज्ञ जो उस शरीर के अंदर निवास करती है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, आत्मा कहा गया है, चेतना कहा गया है। तो इस तरह से ये 2 धातु से मिलकर जिस पुरुष का निर्माण होता है उसको बोलते हैं द्विधात्वात्मक पुरुष। और इसी के साथ में एक धातु तो ये हो गई आपकी क्षेत्रज्ञ भेद से, और दूसरा टाइप जो है आपका हो गया अग्नि भेद से पुरुष, और दूसरा है आपका सोम जल भेद से पुरुष। अब इन चीजों को समझना अपन ना। क्षेत्र कहा गया है पर्टिकुलर एरिया को। जब अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें आपकी आती है रीजनल एनाटॉमी। अब रीजनल एनाटॉमी को क्षेत्रज्ञ या फिर प्रादेशिक एनाटॉमी कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो एरिया है, इस एरिया को अपन बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र इस ये जो एरिया है, जो शरीर है एक विशेष आकार में बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन क्षेत्र। और इस शरीर के अंदर जो निवास कर रही है उसको बोलते हैं अपन क्षेत्रज्ञ। जब तक क्षेत्रज्ञ इसके अंदर है, जब तक आत्मा इसके अंदर है, तभी ये क्षेत्र, ये शरीर अपने काम का है, किसी के काम का है।
बाकी यदि जिस दिन इससे आत्मा निकल जाती है वो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो एक तरह से इसको अपन ये मान सकते हैं कि जो मटका है, मटका अपने आप में एक क्षेत्र है और मटके के अंदर जो पानी भरा हुआ है ये आपका क्षेत्रज्ञ है। मटका, जो मटका है, जो बाहरी आवरण है जिसके अंदर पानी रुका हुआ है, तो एक क्षेत्रज्ञ को रुकने के लिए भी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, किसी पात्र की आवश्यकता पड़ती है, किसी स्पेस एरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो एरिया है, जो मटका रूपी अपने को दिखाई दे रहा है, ये आपका क्षेत्र हो गया। ये मटका रूपी जो शरीर है ये आपका क्षेत्र हो गया। और इस मटके के अंदर जो पानी भरा हुआ है, पानी है जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके अंदर है। जैसे आत्मा अपने को दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आत्मा है तो सही। तो ये जो पानी रूपी आत्मा है इसको अपन बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। तो द्विधातु भेद से क्षेत्र आपका शरीर हो गया, क्षेत्रज्ञ आपकी आत्मा हो गई। क्षेत्र और क्षेत्र की परिभाषा यदि आपको लिखनी पड़े तो क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, इन दो धातुओं से मिलकर जिस पुरुष का निर्माण होता है उसको बोलते हैं द्विधात्वात्मक पुरुष। दूसरा है आपका अग्नि भेद से और सोम भेद से। अग्नि का अर्थ यहां से लिया गया है आर्तव से। अग्नि यानी आर्तव, जो महिला के शरीर से प्रति मास ब्लड निकलता है, प्रत्येक महीने जो पीरियड्स आते हैं उसको बोलते हैं आर्तव। और यहाँ जो सोम है, सोम जल से लिया गया है और जल का अर्थ अपने आप में आयुर्वेद में अपन शुक्र को लेते हैं। शुक्राणु या शुक्र जो मेल से निकलता है उसको शुक्राणु बोलते हैं। ये दोनों जब गर्भाशय के अंदर मिलते हैं तो यहां से फिर एक शरीर का निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो जिसमें आर्तव और शुक्राणु जो है, आर्तव और शुक्राणु, अग्नि और सोम, ये दोनों जिस पुरुष के अंदर मिले हुए होते हैं या फिर इन दोनों से मिलकर जिस पुरुष का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अपन द्विधात्वात्मक पुरुष। तो इन चीजों को आराम से समझना और व्यवस्थित लिखने का प्रयास करना और याद रखना, ताकि आप याद रखना, अच्छे से देखना और क्लास को बिना स्किप किए हुए देखना। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आप देखते हैं अपन त्रिधात्वात्मक पुरुष है, जिसमें तीन धातुएं मिलकर एक पुरुष का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं त्रिधात्वात्मक पुरुष। इन संख्या से आपको ये शब्द याद रखने हैं। त्रि यानी तीन, कितनी आएगी? तीन। अब तीन क्या क्या चीजें आएगी? तो एक आएगी इसमें वापस, इसमें भी तीन अलग अलग तत्व रहेंगे। एक आएगा आपका त्रिदंड, जिसमें आएगी आपकी, एक आएगा सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक है, एक, दो और तीन। पहली धातु तो आ गई आपकी त्रिदंड। दूसरी धातु आएगी आपकी त्रिदोष। त्रिदोष ये जीवन का और शरीर का मुख्य आधार है। पहला आएगी आपके वात, दूसरा आएगा आपका पित्त और तीसरा आएगा कफ। ये तीनों मिलकर एक पुरुष का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो इनको बोलते हैं अपन वापस से त्रिधात्वात्मक पुरुष। तो त्रिधातु भी बोल सकते हैं और त्रिदोष भी बोल सकते हैं। जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण करते हैं, इसीलिए इनको त्रिधातु बोलते हैं। एक सप्त धातु और त्रिधातु में अंतर समझने का प्रयास करना। सप्त धातु जिसमें 7 धातुएं होती है। धातु की परिभाषा अपने आप में जो धारण करता हो उसे धातु बोला गया है। जो धारण करता हो, धारण किसका करेगा? जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनको धारण करता हो, और जो पोषण करता हो या फिर धारण करता हो, इसको बोलते हैं अपन धातु। तो ये भी जब तक साम्यावस्था में रहेंगे तीनों चीजें, वात पित्त कफ, तो ये शरीर का धारण करती है। तो इस कंडीशन में इसको धातु बोलेंगे। जब ये असाम्यावस्था में रहती है और इनकी मात्रा में दिक्कत आती है, ऊपर नीचे होती है, तो उस कंडीशन में इनको दोष बोलेंगे। जब इनकी असाम्यावस्था में रहते हैं, ये जब असाम्यावस्था में रहते हैं तब ये शरीर को दूषित करते हैं, शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। उस कंडीशन में जब ये शरीर को बीमार करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उस कंडीशन में इनको त्रिदोष बोलते हैं।
आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। तो त्रिदोष हो गई, और तीसरी धातु जो है आपकी त्रिमल। क्या है? त्रिमल। अब ये तीन मल भी एक तरह से शरीर का धारण करते हैं। जब इनको निकलना होता है, तब यदि ये निकलते रहते हैं व्यवस्थित रूप से, यदि इनके निकलने में कोई रुकावट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये धातुएं कहलाती है और शरीर को हेल्दी रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो इसमें आपके एक आ जाएगा मल, जिसको पुरुष बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा मूत्र, जो यूरिन है, और तीसरा आ जाएगा आपका स्वेद, स्वेद यानी पसीना। तो अब जहां त्रिधातु जो पुरुष के बारे में आपको लिखना है, तो पर्टिकुलर तीन अलग अलग चीजों का, तीन अलग अलग धातुओं का वर्णन करना है, जिसमें आपको त्रिदंड भी लिखना पड़ेगा, त्रिदोष भी लिखना पड़ेगा और त्रिमल भी लिखना पड़ेगा। ये तीनों चीजें आपको लिखेंगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो याद रखना कि तीन के अंदर तीन वस्तुएं होती है और तीनों का वापस से तीन जोड़े होते हैं, तीन जोड़े होते हैं, तीन पेड़ को लिखना है, तीनों को लिखना है, तब जाकर ये आपका त्रिधात्वात्मक पुरुष कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं अपन चतुर्थ धात्वात्मक पुरुष, इनको देख लो, सत्व आत्मा शरीर। और इसके बाद में आते हैं आपकी सत्व आत्मा शरीर को त्रिदंड की संज्ञा दी गई है। यानी जब आप एक मटकी स्टैंड को देखोगे, तो मटकी स्टैंड के अंदर तीन पाए होते हैं। मटकी स्टैंड के अंदर इस तरह से तीन पाए होते हैं, और तीनों पायों के ऊपर वो जो मटकी है, कुछ भी चीज होती है, वो रखी होती है। तो इसमें एक पाया सत्व है, दूसरा पाया आत्मा है, और तीसरा पाया आपका शरीर है। तब जाकर आपका शरीर व्यवस्थित चलता है। एक पाया आपका सत्व है, दूसरा है आत्मा, और तीसरा है शरीर। तो इस तरह से इन तीनों दंड को त्रिधात्वात्मक पुरुष बोला गया है। आगे आता है आपका पंचधात्वात्मक पुरुष, जिसमें पांच धातुएं होती है, जिसमें पांच धातुएं होती है, या फिर पांच धातुएं मिलकर जिस पुरुष का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं पंचधात्वात्मक पुरुष। तो ये पांच धातुएं कहाँ है? पांच धातुएं कौन कौन सी हैं? तो जो पंच महाभूत है, यही आपकी पांच धातुएं हैं, और इन्हीं को पंचधात्वात्मक पुरुष बोला गया है। ठीक है, तो पांच कौन सी? आप ऊपर से देखो, फर्स्ट में आकाश आएगी, क्रम आपको याद रखना है। दूसरा वायु, तीसरा है आपकी अग्नि, चौथा है आपका जल, और पांचवा है आपकी पृथ्वी या मिट्टी। ये पांचों महाभूत है। ये पांचों महाभूत मिलकर हमारे शरीर का धारण करते हैं, और इन्हीं पांचों महाभूतों के संगठन को, इन्हीं पांचों महाभूतों के समूह को पंचधात्वात्मक पुरुष कहा गया है। ठीक है, समूह है। अब होता क्या है कि जहां आप आयुर्वेद में आते हो, तो उसके पहले ही दिन आपको दोष बताए जाते हैं। फर्स्ट दिन आपको दोष बताए जाते हैं, मल बताए जाते हैं, और धातु बताई जाती है, और इसके साथ में आपको महाभूत बताए जाते हैं। अब ये महाभूत और भूत, शायद पहली बार आपने आयुर्वेद के अंदर सुना होगा कि ये महाभूत और भूत नाम की भी कोई चीज होती है, जिसको अपने को पढ़ना पड़ता है। वैसे ही भूत शब्द सुनकर ही हम डर जाते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या बला है। लेकिन भूत जो है बहुत ही अच्छी चीज है, इससे डरना नहीं चाहिए। और ये एक नहीं होते हैं, हमारी जिंदगी में भी कई सारे होते हैं, और सृष्टि के अंदर पांच होते हैं। जिंदगी में कई सारे भूत होते हैं जिनसे भी नहीं डरना चाहिए। हमारे मन की कोई कल्पना है, बाकी ऐसे भूत होते नहीं है आपके, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस को मानते हो, तो भूत नहीं, महाभूतों से आपको डरना है।
जब आपके शरीर में इन महाभूतों के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, इनका इनका जो संतुलन बिगड़ता है, तो उस कंडीशन में आप बीमार हो सकते हो। डरना केवल इतना है कि आप बीमार हो सकते हो, इसके अलावा भूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये जो भूत हैं, संख्या में सृष्टि में 5 होते हैं, प्रकृति में 5 भूत होते हैं, और इन भूतों से क्या ही डरना, इनसे तो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये आपको क्रम से इस तरह से याद रखना है। तो ये ऊपर जितनी भी संख्या आई थी, इन संख्या को ध्यान में रखना। यही संख्या आपके आगे चलकर 25 धात्वात्मक पुरुष और 26 धात्वात्मक जो पुरुष आएंगे, उसके अंदर वापस यही तत्व आपको काउंट करने पड़ेंगे। आगे आते हैं आपके इनके गुण देख लेते हैं। तो महाभूत के जो गुण है, वो आपकी इंद्रियों की जो तन मात्रा है, यही महाभूत के गुण है। अब आपने देखा था शब्द किसकी तन मात्रा है, तो कान की, और यह किसका गुण है, आकाश का। वायु, स्पर्श, स्पर्श किसकी तन मात्रा थी, आपकी त्वचा की, क्योंकि त्वचा के माध्यम से ही हमें किसी चीज का टच होने का, स्पर्श होने का आभास होता है। सबसे पहले अपन किसी चीज को जब स्पर्श करते हैं, तो एक तो स्किन टच होती है और स्किन को ही टच होती है। दूसरा आपका अग्नि, रूप या आंख, जल, रस, जीव और पृथ्वी, गंध, नासिका का गुण है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी इंद्रियां हैं, उन्हीं के गुण महाभूतों के गुण कहलाते हैं। उन इंद्रियों की तन्मात्रा महाभूतों के गुण कहलाते हैं। तो सूत्र है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आपके पंच धात्वात्मक पुरुष है। इन पांचों महाभूत व इनके गुणों के समुदाय को पंच धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। आगे आता है आपके षड धात्वात्मक पुरुष। तो षड धात्वात्मक पुरुष को अपन ने पहले ही देख लिया था कि इसका दूसरा नाम क्या है, आपका कर्म पुरुष। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस कर्म पुरुष के इन दो के अलावा तीसरा नाम कौन सा है। एक तो षड धात्वात्मक पुरुष है, एक कर्म पुरुष है, इसके अलावा जो पुरुष इसका नाम है वो आप लोग कमेंट करके बताना। अब इसके अंदर वापस से जो अलग अलग पार्ट आते हैं, एक प्रथम भाग होता है जो पंच महाभूत है, और एक दूसरा होता है आपके आत्मा। 6 तत्व करने ना, यहां तक आपके सिंगल सिंगल तत्व आ रहे थे, कोई भी तत्व आपस में मिल नहीं रहे थे। अब यहां पर आपके यहां से आपके जो संख्या बढ़ने लगती है, अब संख्या बढ़ेगी तो आपको तत्वों को मिलाना ही पड़ेगा। कई सारे तत्व मिलेंगे तब जाकर आपके नेक्स्ट पुरुष का निर्माण होगा। तो इसमें आपके पंच महाभूत आ गए। एक पंच महाभूत में जब आत्मा मिलती है तो 6 तत्व हो जाते हैं, और इन 6 तत्वों के समूह को षड धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। इनके साथ में जब आत्मा जुड़ती है तो 6 तत्व हो जाते हैं, और इसी को षड धात्वात्मक पुरुष कहा गया है, इसी को कर्म पुरुष कहा गया है, इसी को चिकित्सकीय पुरुष कहा गया है। यही पुरुष जो है चिकित्सा का अधिकारी होता है, यानी आपका जो शरीर है वो बीमार होगा, और बीमार होगा तो उसके इलाज भी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में इसको चिकित्सकीय पुरुष कहा गया है। चिकित्सा अधिकृत होने के कारण इसे चिकित्सकीय पुरुष कहते हैं। आगे आता आपका षड धात्वात्मक पुरुष, जहां आपका धातुएं के नाम आएगी। तो त्रिधातु में वात, पित्त, कफ याद रखना है, और सप्त धातु में आपके शरीर की 7 धातुओं के नाम क्रम से याद रखने हैं। तो ये आपके 7 धातुएं हैं। फर्स्ट में जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, आप चाहे किसी भी फॉर्म में भोजन खाओ, भोजन ग्रहण करो, चाहे आप दाल बाटी खा लो, चाहे आप मिठाई खा लो, चाहे आप खिचड़ी खा लो, दाल दलिया खा लो, पोहे खा लो, जिस भी चीज को आप मुंह के अंदर चबा रहे हो, चबाने के बाद जो चीजें आप गले से निगल रहे हो, और सारी चीजें चबाने वाली और निगलने वाली, ये सारी चीजें जो है वो आपके भोजन के अंदर, आहार के अंदर काउंट करी जाती है। जिस चीज को आप ग्रहण करते हो उसको अपन आहार कहते हैं। अब आहार जब माउथ से, मुंह से नीचे जाता है, गले से नीचे, तो उस कंडीशन में ये उसका रूप परिवर्तन होता जाता है। या चाहे आप दाल बाटी भी खा रहे हो तो वो पेट के अंदर जाकर वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, तरल पदार्थ में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। जो तरल पदार्थ में, जिस फॉर्म से वो तरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इस तरल पदार्थ को अपन रस बोलते हैं। ठीक है।
अब ये रस जो है आमाशय से नीचे आंतों के अंदर गया, तो आंतों के अंदर उसका अवशोषण होता है, लीवर में जाता है, और लीवर से वही रस रक्त बन जाता है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर आपके एक के बाद एक धातुओं का निर्माण होने लगता है। अंत में जाकर आपका शुक्र बनता है। इस शुक्र को ओज भी बोलते हैं। एक जगह पर ओज की अलग डेफिनेशन है, दो प्रकार का ओज होता है। यहां पर जो धातुओं के संबंध में जो शुक्र आया है, अब आप बोल दोगे कि शुक्र तो केवल पुरुष के अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। तो अब फीमेल जो है उसके अंदर सातवीं धातु कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं फीमेल के अंदर तो शुक्र होता नहीं है। तो ये जो सातवीं धातु है, इसमें शुक्र का अर्थ ओज से लिया गया है। ओज का अर्थ शक्ति, एनर्जी, पावर। यहां पर ये इस तरह से आपके भोजन से ही इन सातों धातुओं का निर्माण होता है, और क्रम से आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि इस शुक्र को पहले ले गए, मांस को नीचे ले आए, अस्थि को ऊपर ले गए, मज्जा को ऊपर ले गए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है आपको। रस रक्त जोड़ों से याद रखो तो याद रख लेना, रे R2 M2 RM और A N और S। ये ट्रिक तैयार हो गई आपकी। अब कैसे लिखना है आपको, ट्रिक के माध्यम से यदि आप वैसे याद रह जाता है, क्योंकि इतनी बार अपन धातुओं के बारे में सुनते हैं कि एग्जाम तक तो सपने आने लगते हैं इस धातुओं के। R2 M2, दो दो तो ये हो गए, फिर उसके बाद में आएगी A M S, 4 5 6 7, ये आपकी ट्रिक बनकर तैयार। तो इस तरह से आपको धातुएं क्रम से याद रखनी है। धातुओं को षड्धातुत्मक पुरुष कहा गया है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अस्थि मज्जा शुक्र ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, क्रम चेंज नहीं करना। अस्थि से ही मज्जा का निर्माण होता है, ठीक है। द्वादश धात्वात्मक पुरुष यानी 12 धातुओं से मिलकर जो पुरुष बना है, 12 तत्वों से मिलकर जो पुरुष बना है उसको बोलते हैं 12 तत्व या फिर 12 धात्वात्मक पुरुष। इसके अंदर आपको आएगी 5 तो ज्ञानेंद्रिय आएगी, 5 कर्मेंद्रिय आएगी और एक आपकी आत्मा आएगी। बारह धात्वात्मक पुरुष। 12 धातु कैसी होगी, 12 धात्वात्मक पुरुष में आपके 5 तो आएगी आपकी कर्मेंद्रिय, 5 आएगी आपकी ज्ञानेंद्रिय, एक आएगी आपकी मन उपेंद्री, और एक आएगी आपकी आत्मा। तो इस तरह से आपके 11 इंद्रियां प्लस एक आत्मा, कितने हो गए आपके 12 तत्व। इन 12 तत्वों के समूह को 12 द्वादश धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। आगे आएगी आपके 13 त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष। त्रयोदश जहां 3 आती है वहां पर आपको दोषों को काउंट करना है, ठीक है ना। जहां 3 शब्द आता है वहां पर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में 3 दोष आने ही चाहिए। अब 3 दोष आएंगे वहां पर आपके इन 13 तत्वों का क्रम जो है, 13 तत्वों की संख्या जो है वो बदल जाएगी। 3 दोष धातु मल, ये आपके 13 तत्व हो गए। श्लोक है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये श्लोक रटना है, आपको याद रखना है, और इसी को ये जो आता है आपके शरीर की परिभाषा के अंदर आता है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु मल मूल मल का जो समूह है उसी को शरीर बोलते हैं। तो 13 धातु आपके त्रिदोष हो गए। 7 धातुएं हो गई।
और तीन मल हो गए। तो कितने हो गए आपके? 7 और 3 10 और 3 13। तत्वात्मक पुरुष लिखो तो भी ठीक, धात्वात्मक पुरुष लिखो तो भी ठीक, दोनों एक ही चीज है। अब मल आपको याद है, दोष आपको याद है, धातु आपको याद है, आसानी से आप इनके नाम लिख सकते हो। आगे आएगा आपके सप्तदश धात्वात्मक पुरुष, यानी 17 तत्वों से मिलकर जो पुरुष का निर्माण होता है, 17 तत्वों का जो समूह है उसको 17 सप्तदश धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। एक आपकी पांच पांच चीजें तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 है तन मात्राएं। 17 करने हैं टोटल, तो 17 कैसे करोगे? 5 तो है ज्ञानेन्द्रियां, 5 है कर्मेंद्रियां और 5 है तन मात्राएं। पंद्रह तो ये हो गए। अब इसमें मन आएगा क्योंकि इसके साथ में, और एक आएगी आपकी आत्मा। तो इस तरह से ये आपके कितने हो गए? 15 16 17। तो इस तरह से आपके ये 17 तत्व कंप्लीट होते हैं। 17 तत्वों के समूह को सप्तदश धात्वात्मक पुरुष कहा गया। आगे आएगा आपके चतुर्विष्टि पुरुष, जिसमें 24 तत्वों का जो समूह है, 24 तत्वों का जो समूह है, 24 धातुओं का जो समूह है, उसको चतुर्विष्टि धात्वात्मक पुरुष कहा गया है। अब ये क्योंकि संख्या ज्यादा है, कैसे करने हैं आपको? तो 16 विकार, एक कर्म पुरुष इंपॉर्टेंट है और एक 24 तत्वात्मक पुरुष इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो कर्म पुरुष। हर बार इससे रिलेटिव सवाल पूछा ही जाता है। तो 24 तत्वात्मक है, जो 16 विकार और 8 प्रकृति। प्रकृति नया शब्द आया है, तो ये देखते हैं आगे। इस प्रकृति के अंदर क्योंकि सृष्टि आ रही है, तो इसमें आपके महाभूत आ जाएंगे, तन मात्राएं आ जाएगी। प्रकृति देखते हैं। 16 विकार, जिसमें एक मन है, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 महाभूत है। तो 15 तो ये आपके ये हो गए तत्व, और इसके साथ में आप और कर लो ऐड। ये तो ये विकार अलग लिखने हैं और प्रकृति अलग लिखनी है, ठीक है। तो विकार आपके 15 हो गए, 16 हो गए, और इसके साथ में आप क्योंकि तन्मात्रा अपन हर जगह काउंट कर ही लेते हैं, तो तन्मात्राएं कितनी होगी? 5। प्रत्येक महाभूत की 1 तन्मात्रा, तो 5 तन्मात्राएं। बच्चा कितने तत्व? 5 तन्मात्राएं। और 3 प्रकृति के अंदर आती है अव्यक्त, महान और अहंकार। ये तीनों चीजों से इन तीनों चीजों का निर्माण होने के बाद में तन्मात्राओं का निर्माण होता है। और इसके बाद में एक जगह तन्मात्राओं से महाभूत का निर्माण बताया गया है और एक जगह महाभूत से तन्मात्राओं का निर्माण बताया गया है। तो इसको अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन क्रम तन्मात्रा अष्ट प्रकृति के अंदर, अष्ट प्रकृति का जो समूह है उसके अंदर तन्मात्राएं इंपॉर्टेंट होती है। अष्ट प्रकृति के अंदर तन्मात्राएं आती है। तो 3 आपके अव्यक्त, महान, अहंकार, इसके बाद में तन्मात्राएं होती है। सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले अव्यक्त, अव्यक्त जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, उस चीज को बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त से महान बनता है, महान से अहंकार का निर्माण होता है, और अहंकार में अहंकार का पूर्ण रूप आगे चलकर तन मात्राओं के रूप में डिवाइड हो जाता है। तन मात्राओं से महाभूत, और महाभूत से फिर धीरे धीरे करके हमारे शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो इन तत्वों को आपको याद में रखना है। 16 विकार, जिसमें पहला अव्यक्त है, महान है, अहंकार है, 3 तत्व ये हो गए,
और 5 आपकी तन्मात्राएं हो गई, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्रा। तो इस तरह से 16 विकार, 8 प्रकृति और 16 विकार हो गए। 16 विकार ये और 8 प्रकृति ये। तो इस तरह से ये 24 तत्वों से मिलकर एक पुरुष हो गया, इसको चतुर्विष्टि पुरुष कहते हैं। आगे इसी का दूसरा नाम है राशि पुरुष। कर्म पुरुष पूछा जाता है और राशि पुरुष की संख्या, राशि पुरुष के तत्वों के नाम पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या याद रखना आपको। एक तो कर्म पुरुष के अंदर जो तत्व आते हैं, कर्म पुरुष के अंदर जो तत्व आते हैं यानी 6 तत्व, इन 6 तत्वों के नाम पूछे जाते हैं, जिसमें आ जाएंगे आपके 5 महाभूत और प्लस आत्मा। ये तो हो गया आपका कर्म पुरुष, चिकित्सकीय पुरुष। और जो 24 तत्वात्मक जो पुरुष है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, इस पुरुष के तत्व क्या क्या है। एक तो 16 विकार, 16 विकार में क्या चीज आ रही है, ज्ञानेन्द्रियां, जो इंद्रियां आपकी 11 इंद्रियां, इन 16 विकार के अंदर क्या आ रही है, एक तो 11 तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां और मन, और 5 आ रहे हैं आपके महाभूत। तो ये 16 विकार हो गए। और इसके बाद में आती है आपकी अष्ट प्रकृति। इस प्रकृति के अंदर तन्मात्रा आएगी। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट 24 तत्वात्मक पुरुष के तत्व याद रखते हैं। और इसी 24 तत्वात्मक पुरुष का दूसरा नाम है राशि पुरुष। अब ऐसे मत बोल देना कि राशि पुरुष तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो इसका दूसरा नाम ही राशि पुरुष है। एग्जाम के अंदर राशि पुरुष का नाम पूछा जाता है कि राशि पुरुष के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। 24 तत्व जहां आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 24 तत्वात्मक चतुर्विष्टि पुरुष के बारे में पूछ रहा है। लेकिन एक ही नाम आ गया कि राशि पुरुष के बारे में लिखिए या फिर राशि पुरुष के तत्वों के बारे में लिखिए, इन तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो गणित है, जो समीकरण है, वो बिगड़ जाती है, क्योंकि आपने 24 तत्वों से इसको याद रखा है और एग्जाम के अंदर तो राशि पूछ रहा है। तो इस दूसरे नाम को भी याद में रखना है। बाकी इन दोनों के अलावा सारे संख्यात्मक नाम है। एक तो ये कर्म पुरुष बिल्कुल हटके नाम है, और एक राशि पुरुष। बाकी जितने भी पुरुष आपने देखे तो उससे संख्यात्मक है, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये तो हो गए संख्यात्मक पुरुष। संख्या से आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर और एक पेपर क्या पूछ रहा है। यदि नाम पूछ ले तो इन दोनों के नाम संख्या से हटकर है, दोनों के अलग अलग नाम है। एक 6 तत्वों से मिलकर जो पुरुष है वो कर्म पुरुष है, और 24 तत्वों से मिलकर जो पुरुष है उसको राशि पुरुष कहते हैं या फिर राशि पुरुष है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, और यही पूछे जाते हैं। आगे आता है आपका 25 पंचविष्टि, यानी 25 धातुओं से मिलकर 25 धातु पुरुष जो है, 25 तत्व का समूह जो है उसको पंचविष्टि पुरुष कहते हैं। अब ये 24 तत्व तो ये आपके ऊपर जो है वो हो गए, 24 तत्व हो गए आपके, 16 विकार, अष्ट प्रकृति, और एक जो तत्व बचा है आपका खुद पुरुष। पुरुष का मतलब यहां जीवात्मा से लिया गया है। शुद्ध पुरुष। तत्व वो के वही है जो अपन फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, वो के वही तत्व है, तत्व अलग से नहीं है। लेकिन इन तत्वों का समूह अलग अलग हो रहा है और इसको परिभाषित करने का तरीका अलग अलग हो रहा है। बाकी है वो की वही चीजें हैं। 16 विकार के अंदर पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया अपन पढ़ते आ ही रहे हैं, तन्मात्राएं अपन पढ़ते आ ही रहे हैं, हर जगह पर तन्मात्राओं के बारे में लिखा हुआ ही है। नई चीज क्या आ रही है इसके अंदर, एक तो अव्यक्त आ रहा है, महान आ रहा है, और अहंकार आ रहा है, और खुद एक शुद्ध पुरुष आ रहा है।
पुरुष जो यहाँ पर 24-25 तत्वों के पुरुष के अंदर एक जीवात्मा है, पर्टिकुलर एक जीव की आत्मा, ये आ गई आपकी जीवात्मा। तो इस तरह से ये आपके 25 तत्वों से मिलकर पुरुष है, जिसमें 24 तत्वात्मक पुरुष और इसके अंदर पुरुष को अलग से ऐड किया गया है, यानी जीवात्मा को ऐड किया गया है, तब जाकर ये आपका हो जाता है 25 तत्वों का समूह। इसको बोलते हैं 25 तत्वात्मक पुरुष। एक पुरुष जो इसके अंदर नहीं है वो है आपका 26 तत्वात्मक पुरुष। 25 तत्व ये हो गए। इसके अलावा होता है 26 तत्वात्मक पुरुष या धात्वात्मक पुरुष। 25 तत्व कैसे हो रहे हैं? 25, इसमें इसका डिवाइडेशन कैसे करना है, इनके नाम कैसे लिखने हैं? तो 25 तत्व प्लस एक ईश्वर, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है। किसके अनुसार है? सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन के अनुसार 26 तत्वों के समूह को 26 तत्वात्मक पुरुष कहा गया है। और ये 26 तत्वात्मक पुरुष का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सांख्य दर्शन का रेफरेंस देना है आपको। इस सांख्य दर्शन के अंदर 26 तत्वात्मक पुरुष का वर्णन भी मिलता है, जिसमें 25 तत्वात्मक पुरुष और उसके अंदर जब ईश्वर ऐड होता है तो वो हो जाता है आपके 26 तत्वात्मक पुरुष। 25 तत्वात्मक पुरुष के अंदर क्या आ रहा है? 24 तत्व प्लस एक जीवात्मा। जीवात्मा पर्टिकुलर एक जीव की आत्मा, और इसके अंदर जब ईश्वर मिलता है तब जाकर मिलता है आपका 26 तत्वात्मक पुरुष। तो इस तरह से आपको तत्वों की संख्या और तत्वों का नाम याद रखना है। आगे आते हैं अपन कर्म पुरुष के गुण। कौन कौन से कर्म पुरुष के गुण होते हैं? तो जितने शरीर के गुण होते हैं वो सारे कर्म पुरुष के गुण होते हैं। सुख दुख, जिस तरह से शरीर प्रभावित होता है, जिस तरह से हमारा जीव प्रभावित होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है, तो वो सारे गुण कर्म पुरुष के हैं, षड धात्वात्मक पुरुष के गुण है। तो इसमें आपको ये लिखना है, तस्य सुख दुखेश्चा द्वेषा प्रयत्न, जिसमें जो सुख दुख से राग द्वेष इच्छा से परिवर्तन होता है वही सारे कर्म पुरुष के गुण है। तो इसमें आपके सुख आ गया, दुख आ गया, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, और ये सारे आपके इसके कर्म पुरुष के गुण है। सुख है, दुख है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचरणा, जिसमें हर विषय के बारे में विचार आते रहते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर जो कंटिन्यू हमारे मन में विचार चलते रहते हैं उसको विचरणा बोलते हैं। स्मृति यानी किसी चीज को याद करना। विज्ञान, विश्लेषण करना। अध्यवसाय, निश्चित रूप से किसी चीज के बारे में निश्चय करना, उसके बारे में संकल्प करना। और विषय उपलब्धि। तो इस तरह से ये 17 इसके गुण है। कर्म पुरुष के 17 गुणों के नाम आपको लिखने हैं, याद रखना है ना थोड़ा सा। सुख दुख कॉम्बिनेशन, इच्छा द्वेष कॉम्बिनेशन, प्रयत्न, प्राण, अपान ये कॉम्बिनेशन है। उन्मेष और निमेष ये कॉम्बिनेशन है। बुद्धि है, मन है, संकल्प है, विचरणा है, स्मृति है, विज्ञान है, अध्यवसाय है और विषयों की उपलब्धि। तो ये 17 कर्म पुरुष, चिकित्सकीय पुरुष, जो 6 धातुओं का समूह है, जो शरीर है उस शरीर के गुण है। जो हमारा शरीर है उस शरीर के गुण कर्म पुरुष के गुण कहलाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका। एक बार में फटाफट से याद कर, एक बार सारे पुरुषों को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। एक धात्वात्मक पुरुष, चेतना आती है, आत्मा आती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जिसको अचिकित्सकीय पुरुष भी कहा गया है। आत्मा अचिकित्सकीय पुरुष। दूसरा है द्विधात्वात्मक पुरुष, क्षेत्र की अग्नि सोम। त्रिधात्वात्मक पुरुष, सत्व रज तम, त्रिदंड, त्रिदोष और त्रिमल। इन तीनों का रेफरेंस देना है। पंचधात्वात्मक पुरुष, पंच महाभूत आ गए। षड धात्वात्मक पुरुष, कर्म पुरुष आ गया, चिकित्सकीय पुरुष आ गया।
सप्त धात्वात्मक पुरुष, 7 धात्वे, 12 धात्वा, 12 धात्वात्मक, द्वादश धात्वात्मक पुरुष जिसमें आत्मा, ज्ञानेंद्रिय, कर्म, 11 आपकी इंद्रियां और एक आत्मा। त्रियोदश धात्वात्मक पुरुष जिसमें 3 दोष, 7 धातुएं और 23, ये 13 तत्वों का समूह है। सप्त धात्वात्मक पुरुष जिसमें 17 धातुएं आ गई आपकी, 15 तो हो गई, 11 तो आ गई आपकी इंद्रियां और 5 हो गई तन मात्रा और 1 हो गई उसके अंदर आत्मा। तो 11 इंद्रियां प्लस 5 तन मात्राएं, 11 और 5 16, 16 और उसके अंदर आत्मा मिलती है, तो सप्तदश। चतुर्विशति 8 प्रकृति, 16 विकार, पंचविशति ऊपर के 24 तत्व प्लस इसके साथ में पुरुष मिलता है, आत्मा मिलती है। आत्मा, जीवात्मा। इसी के साथ में आगे आता है आपका 26 तत्वात्मक पुरुष जिसमें 25 प्लस ईश्वर। इस तरह से आपके पुरुष वाला चैप्टर खत्म होता है। फटाफट देख लो कि इससे किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। पुरुष के भेदों का वर्णन पूछा जा सकता है, पुरुष की परिभाषा, यदि पुरुष की परिभाषा और उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछ ले आपको, बड़ा क्वेश्चन जब आता है 20 नंबर का, तो आपको सभी के बारे में लिखना है, कर्म पुरुष और धात्वात्मक पुरुष के बारे में। इसके साथ ही इसे कर्म पुरुष के बारे में अलग से पूछा जा सकता है, और षड्विशति तत्वात्मक पुरुष जिसमें 26 तत्वों के पुरुष के बारे में अब भी आपको पूछा जा सकता है। ये सांख्य दर्शन के अनुसार 26 तत्वात्मक पुरुष होता है। तो ये आपके पुरुष वाला चैप्टर जो है, पुरुष वाला कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट होता है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और पहली बार क्लास देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।